Hello everyone, myself Riya Shah and I welcome all of you to this session of Legal Maxims. आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम डिफरेंट लैटिन मैग्जिम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड प्लस दिस सेशन इज नॉट जस्ट फॉर द लॉ स्टूडेंट्स और लीगल प्रोफेशनल्स बट ऑल्सो एनी ऑफ देम हु विश टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक क्लैट, ALET, SET, LSAT, क्योंकि ये जो मैग्जिम्स है वो उन एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं और हमारे लीगल करियर में तो ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पफुल. So let us begin with our today's session of legal maxims. अब let us begin with understanding कि maxims क्या होता है. सबसे पहला जो पॉइंट है वो उसकी डेफिनेशन है, यानी कि मैक्सिम या तो रूल या सेइंग या प्रिंसिपल, इन तीनों को यहाँ पे कंसेंसस में लिया गया है, यानी तीनों का मीनिंग सेम इम्प्लाई करता है कि ये डिफाइंड प्रिंसिपल है जो एक सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए. अब सोसाइटी में कौन कौन आते हैं? तो एवरीवन हु फॉर्म्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी हैव टू फॉलो दिस एस्टैब्लिश्ड एंड डिफाइंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. उसमें हम एज ए सिटीजन्स भी आ गए और जुडिशरी एज अ लीगल सिस्टम भी आ गया. इसका जो सेकंड पॉइंट है वो इस चीज को काफी क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज एन एस्टैब्लिश्ड सेट और प्रिंसिपल. हमने जब लीगल इंग्लिश पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि लीगल इंग्लिश की जो डेफिनेशंस है वो सब्जेक्टिव है, हमने उसको कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दिया है. लेकिन जब आप उस लीगल इंग्लिश में मैग्जिम्स को यूज करते हो, मैग्जिम्स एज अ प्रिंसिपल्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, उनका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेफिनेशन यू आर यूजिंग, इन एनी सिचुएशन यू आर यूजिंग इट और एनी फॉर्मेशन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट. ये जो प्रिंसिपल्स है वो सेट है और सोसाइटी में सब लोगों को यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है व्हेनेवर दे आर अप्लाइंग द मैग्जिम्स. इसका थर्ड पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है. ये ऐसा बोलता है कि मैग्जिम्स जो है वो लैटिन में डेवलप किए गए हैं. उसका रीजन है कि हमने जितने भी मैग्जिम्स है वो मेडिएवल एरा से लिए थे. मेडिएवल एरा में जब कॉमन लॉ सिस्टम चालू हुआ था तभी से ये लैटिन जो टर्म्स है उनका डेवलपमेंट चालू हुआ और तभी से हम इन मैक्सिम प्रिंसिपल्स को एज ए एस्टैब्लिश्ड एंड डिफाइंड सेट यूज करते हुए आ रहे हैं. दैट इज ऑल्सो द रीजन कि हम आज तक हमारे जितने भी प्रोसीडिंग्स है या जब भी हम ये मैग्जिम्स को अप्लाई करते हैं हम इनका जो टर्म है वो चेंज नहीं करते हैं. जो लैटिन में है हम उसे लैटिन में ही रहने देते हैं. इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. तो अब हम मैग्जिम्स की लिस्ट देखेंगे. ये मैग्जिम्स की लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है. मैंने ट्राई किया है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट मैग्जिम्स है हर एक लॉ फील्ड से मैं वो आपको समझा दूँ. इसके अलावा भी बहुत सारी मैग्जिम्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं आपकी डे टू डे वर्किंग ट्रांजैक्शंस में. तो वी विल फर्स्ट बिगिन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड देन वी विल गो ऑन विद कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. राइट, चलिए हम चालू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से. सबसे पहला उसका मैग्जिम है जस्टिसिया नेमिनी नेगेंडा एस्ट. इसमें ये जो जस्टिसिया है इसका मतलब हो जाता है जस्टिस. नेमिनी मतलब हम उसे डिनाई नहीं कर सकते. नेमिनी नेगेंडा माने डिनाई नहीं कर सकते. तो ये जो जस्टिस है वो आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हो. इसका एक स्मॉल प्रिंसिपल या बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि है जस्टिस एंड इक्वालिटी, कि हर किसी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस मिलेगा. जो हमारा नेक्स्ट है वो है लेक्स डेबिट रेमेडियम. यहाँ पे ये जो लेक्स है उसका मतलब है लॉ और रेमेडियम है उसका मतलब है रेमेडी, यानी कि जहाँ लॉ है वहाँ रेमेडी है. अगर आप एक कोर्ट में आपका कोई सूट फाइल कर रहे हैं तो आप एक लॉ के लगते वहां जा रहे हैं. अगर वहाँ लॉ लग रहा है तो आपको रेमेडी भी मिलेगी. जैसे कि सिविल लॉ में मोस्टली कंपनसेशन या फाइन एज ए रेमेडी होता है. क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल्स है उनको दे आर पुट इन बिहाइंड द बार्स, तो वो भी एक टाइप ऑफ रेमेडी हो गया. तो इसका बेसिक मतलब है कि अगर कहीं पे लॉ है और लॉ का एप्लीकेशन है तो एंड अगर ऑफेंडर जो है वो प्रूव हो जाता है गिल्टी तो हमारे पास उसकी रेमेडी रहेगी ही रहेगी. चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेसेसिटास पब्लिका एस्ट मेजर क्वम प्राइवेटा.
स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नेसेसिटास माने के हो गया नेसेसिटी, पब्लिका माने के हो गया पब्लिक, एंड जो प्राइवेटा है वो मतलब हो गया प्राइवेट। इसका जो पूरा मतलब है वो हम समझते हैं कि जो पब्लिक नेसेसिटी है वो प्राइवेट नेसेसिटी से ज्यादा है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के सामने दो ऑप्शंस है। पहला तो एक पब्लिक की नेसेसिटी एट द कॉस्ट ऑफ अ प्राइवेट नेसेसिटी, तो कोर्ट किसको चूज करेगा? पब्लिक नेसेसिटी को, क्योंकि हमेशा पब्लिक एज ए जनरल का जो वर्थ है दैट इज मोर देन अ प्राइवेट और एन इंडिविजुअल्स कॉस्ट ऑफ डैमेजेस। नेक्स्ट है पैक्टा sunt servanda। देखिए ये पैक्टा sunt servanda जितना आपको टिपिकल लग रहा है उतना ही इजी है। यहाँ पे ये जो हम ट्रीटी की बात करते हैं उस ट्रीटी को हम एक अग्रीमेंट की तरह भी समझ सकते हैं, या कोई भी बायलैटरल अग्रीमेंट जिसपे आप कंसेंशुअली या वॉलंटरीली उसके अंदर आप आते हैं उसको आप ट्रीटी बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें आप वॉलंटरीली आए हैं तो उसका एक प्रिंसिपल है दैट यू हैव टू कम इन गुड फेथ। गुड फेथ यानी कि आपको जितने भी उस एग्रीमेंट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स है वो आपको डिस्क्लोज करने हैं, और आपको उस ट्रीटी या उस कॉन्ट्रैक्ट के जो कंसिडरेशन के फॉर्म में मिला है और आपकी जो ड्यूटी है उस एग्रीमेंट को लगते वो भी आपको इन अ गुड फेथ फुलफिल करनी है। नेक्स्ट है पेंडेंटे लिट निहिल इनोवेटुर। अब इसमें ये जो पेंडेंटे है इसका मतलब हो गया पेंडिंग, लिट का मतलब हो गया लिटिगेशन, निहिल इज नथिंग, एंड इनोवेटुर माने के इनोवेशन यानी के चेंज। तो इसका सिंपल मतलब ये कि ड्यूरिंग लिटिगेशन नथिंग कैन बी चेंज्ड। ड्यूरिंग लिटिगेशन मतलब क्या? सपोज करिए आपकी एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, आप और आपके भाई के बीच में झगड़ा हुआ, आपकी प्रॉपर्टी आपके पिताजी छोड़ के गए हैं। आप ऐसा बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका राइट है, आपका भाई बोलता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका राइट है। जो पोजेशन में है प्रॉपर्टी के वो है आपका भाई। आप जाते हैं कोर्ट में सूट फाइल करने। अब ये सूट चल रहा है यानी कि पेंडिंग है, उसका कोई डिसीजन नहीं आया है। तो क्या आपका भाई है वो क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है यानी कि वो उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है, उस प्रॉपर्टी को सेल करके कैश लेके रवाना हो सकता है? तो नहीं। जब तक आपका ये लिटिगेशन चल रहा है उस लिटिगेशन के अटैचिंग जितनी भी प्रॉपर्टी है या जो भी मटेरियल्स है वो कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि लिटिगेशन से पहले जो डिस्प्यूट जैसा था वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अभी जो तीन चीजें हैं ना वो तीन चीजें काफी इंटरेस्टिंग है और काफी साथ में जाती है। पहला तो है स्टेरे डिसाइसिस, फिर है रेशियो डेसिडेंसी और ऑर्बिटर डिक्टा। अब ये जो तीन चीजें हैं वो आपको एक जजमेंट में मिलेगी। स्टेरे डिसाइसिस का मतलब होता है टू स्टैंड बाय द डिसीजन, रेशियो डेसिडेंसी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ द डिसीजन, और ऑर्बिटर डिक्टा माने के ऐसे डिसीजंस या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो रेशियो डिसिडेंटी को सपोर्ट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टे डिसाइसिस, एक कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सेम रहेंगे तो उसकी जो पनिशमेंट है वो भी इतनी ही रहेगी। तो वो तो हो गया स्टेरे डिसाइसिस, यानी कि ऐसा डिसीजन जो इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट्स द सिमिलर फैक्ट्स एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट फैक्ट्स सेम रहेगा। यानी कि दो केसेस जिसके जो फैक्ट्स है वो सिमिलर है। यहाँ पे ए ने बी का मर्डर किया, यहाँ पे सी ने डी का मर्डर किया, जिस तरीके से किया जैसे किया वो सेम है। तो ए और बी वाले केस में जो डिसीजन था, जो डैमेज था, वो सेम टू सेम फॉलो होगा हमारे सी और डी वाले केस में। वो तो हो गया हमारे स्टेरे डिसाइसिस का मतलब। रेशियो डेसिडेंटी यानी क्या? ए ने बी का मर्डर किया तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि उसको 10 साल जेल में जाना पड़ेगा। तो रेशियो उसका क्या, यानी कि उस डिसीजन का रैशनल क्या है,
कौन से आर्ग्यूमेंट्स या ऐसे कौन से केस लॉज से कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया है कि इतने मर्डर का इतना जो है वो टाइम पीरियड उसको जेल में बिताना रहेगा। तो प्रोबेबली जो लॉ एप्लीकेबल किया है और उस लॉ के लगते जो सेक्शन एप्लीकेबल किया है और जो भी अपना एनालॉजिकल माइंड का रीजनिंग कोर्ट्स ने लिखा है वो हो जाएगा रेशियो डेसिडेंडी। ऑबिटर डिक्टा मतलब ये जो डिसीजन है वो डिसीजन पे आने के लिए और कौन से सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स है जो कोर्ट ने अंडरटेक किए हैं। जो एक फाइनल डिसीजन रहता है वो काफी अलग अलग डिसीजन से सपोर्ट रहता है, काफी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स से सपोर्ट रहता है। तो वो आर्ग्यूमेंट्स को लगते या कंबाइन करके एक हमारा जो है रेशियो डेसिडेंडी बनता है। उसके अलावा के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको हम बोल देंगे ऑबिटर डिक्टा। ये जो चीजें हैं वो आपको लीगल मेथड्स में या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में काफी डीप में पढ़ने को मिलेगी। अभी एज ए मैक्सिम हम सिर्फ उनके मीनिंग्स समझ लेंगे। अब है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बारी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सबसे पहला जो मैक्सिम है वो एकदम बेसिक मैक्सिम है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले ही काम आता है और आपको वो एंटर करने से पहले दिमाग में रहना ही चाहिए। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और उसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे तब ये मैक्सिम को भी मैं अच्छे से डिफाइन करूंगी। अभी ये जो फर्स्ट मैक्सिम है वो है कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस यानी कि आप क्या सोच रहे हैं वो सिमिलर होना चाहिए। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं ऑयल लेने के लिए, सामने वाला सेलर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है आपको ऑयल सेल करने के लिए, बट आपको जो है वो चाहिए कोकोनट ऑयल और उसको जो है वो दिमाग में रह गया कि सीजन सीड ऑयल जो है वो उसको सेल करना है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? जी नहीं, क्योंकि आप जो है आपके दोनों के बीच में सिमिलर माइंड ही नहीं है। आपको तो चाहिए कोकोनट ऑयल और सामने वाले को आपको बेचना है सीजम सीड ऑयल और आपने कुछ सर्टेन स्पेसिफाई किया भी नहीं। यू ओनली सेड यू वांट टू परचेज ऑयल एंड ही सेड यस ही विल गिव यू ऑयल। तो ये हो गया कंसेंसस एड इडम का मतलब। सेकंड है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर जो है उसका सिंपल मतलब है बायर बी अवेयर, यानी कि अगर आप एज ए कंज्यूमर और एज ए बायर एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आपकी भी ड्यूटी है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले लें। यानी कि इफ़ यू आर परचेजिंग अ फूड प्रोडक्ट यू शुड नो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कब था तो एक्सपायर कब हो जाएगा, इसके अंदर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो शायद आप एलर्जिक हो तो यू विल नॉट परचेज द प्रोडक्ट। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बायर लॉ ने आपके ऊपर रखी है, उसको बोलते हैं कैविएट एम्प्टर। नेक्स्ट है हमारा एड हॉक। एड हॉक यानी कि फॉर दिस पर्पस आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे फॉर अ पर्पस तो सिर्फ उसी पर्पस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर उस पर्पस के बाहर का कोई एक्ट है तो उसके ऊपर ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स नहीं लगेगी। नेक्स्ट है हमारा एकदम सिंपल क्विड प्रो को, यानी कि समथिंग फॉर समथिंग। बहुत ही सिंपल है, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आप कुछ दे रहे हैं तो सामने वाला भी आपको कुछ दे रहा है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर बिना कुछ दिए या बिना कुछ कंसिडरेशन के आप एंटर करते हैं तो वो तो एक गिफ्ट हो गया कि आपने सामने वाले को कुछ दे दिया बिना उससे कुछ लिए। अगर मैं अपनी स्किल्स या फिर मैं अपनी बुक किसी को दे रही हूँ तो सामने वाले ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो 1 घंटे के लिए मुझे 100 रुपये देगा, तो दैट मीन्स देयर इज अ डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज आई एम गिविंग माई बुक समथिंग। मैं अपनी बुक दे रही हूँ, सामने वाला भी मुझे 100 रुपये दे रहा है तो उसके लिए भी दैट इज समथिंग फॉर समथिंग, अ बुक फॉर 100 रुपीज। वॉइड एब इनिशियो। देखिए अभी वॉइड एब इनिशियो को समझने के लिए हमें जो ये पहले 3 टर्म समझते हैं, वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल। वॉइड का मतलब स्टार्टिंग से ही जो एप्लीकेबल नहीं है वो हो गया वॉइड। वैलिड मतलब कि जो परफेक्ट है थ्रू द लॉ, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, उसको बोलते हैं वैलिड। वॉइडेबल मतलब है तो वॉइड का ही पार्ट, यानी कि स्टार्टिंग से है तो नहीं ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन जिसने गलती की है उसके ऊपर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। अगर आप और मैं एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, आपने ऐसा बोला कि ये जो पिक्चर है वो 100 साल पुरानी है, ओरिजिनल है,
आपने मुझे झूठ बोला, यानी कि आपने फ्रॉड किया, लेकिन मैंने वो खरीद ली ये समझ के कि ये जो पिक्चर है वो 100 साल पुरानी है। तो ये तो नहीं हुआ इन्फॉर्सिएबल, क्योंकि आपने जो है मुझे झूठ बोला, फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब जब कल उठ के मुझे पता चलता है तो मेरे डिस्क्रिशन के ऊपर है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना है या नहीं। मैं चाहूँ तो वो आपको पिक्चर वापस दे के अपने रुपए ले सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को वही ब्रेक कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो वो पिक्चर ये जानते हुए कि आपने मुझसे झूठ बोला वो पिक्चर अपने पास रख सकती हूँ और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती हूँ। यानी कि जिसने फ्रॉड किया उसकी अपोजिट पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके चलते होता है कि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में रहना है या नहीं रहना है। वो हो गया वॉइडेबल। वॉइड एब इनिशियो का मतलब हो गया वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, आप ऐसा बोलते हैं गुजरात के स्टेट में मैं तुमको 100 लीटर्स ऑफ दारू प्रोवाइड करूंगा, तो दैट इज एन इलीगल ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टेट ऑफ गुजरात में दारू पीना मना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो वॉइड एब इनिशियो हुआ, क्योंकि इसका जो कंसिडरेशन है वो खुद ही अनलॉफुल है। अब हम कुछ मैगजीम्स देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। चलिए, सबसे पहला है ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब होता है नो मैन कैन गो अनहर्ड। अगर आपको कोई ग्रीवियंस है किसी भी या तो पब्लिक या प्राइवेट इंडिविजुअल से लेके, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच आवर लीगल सिस्टम, यानी कि लॉ आपको हमेशा सुनेगा, आपके जो जस्टिफिकेशंस है, ग्रीवियंसेस है उसको सुनेगा, देन दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट है नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इम्प्रोप्रिया कॉजा। ये देखिए, ये जो इम्प्रोप्रिया कॉजा है इसका मतलब अपने ओन केस में, और जुडेक्स का मतलब हो गया जज, नेमो का मतलब हो गया नो मैन, यानी कि खुद के केस में कोई भी मैन जज नहीं हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। मैं हूँ एक जज, मेरी है एक बेटी, उसको चार्ज किया गया है मर्डर से। जो उसका सूट है, क्या उस सूट को सुनने वाली जज मैं बन सकती हूँ? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा खुद का कॉज है, शी इज़ माई डॉटर एंड आई विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल टुवर्ड्स द एविडेंस, क्योंकि मैं अपना रीजनिंग भूल जाऊंगी। मैं यही सोचूंगी कि मुझे कैसे भी करके जो मेरी डॉटर है उसको यहाँ से बाइज्जत बरी करना है। तो दैट मीन्स अगर मैं एक जज हूँ और मुझसे रिलेटेड या फिर ऐसे केसेस सिचुएशंस जहाँ पे मैं इम्पार्शियल हो सकती हूँ, उन केसेस में मैं कभी भी खुद की जज नहीं हो सकती हूँ। ये जो प्रिंसिपल है वो उसी प्रिंसिपल पे है कि जस्टिस जो है वो फेयरली प्रोवाइड हो सबको, इसी के लिए हमने जो है मैक्सिम का यूज़ किया है। नेक्स्ट मैक्सिम है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब बहुत ही सिंपल होता है गुड फेथ में। हमने इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था पैक्टा सन सर्वेंडा, जहाँ पे हमने ऐसा बोला था कि एक अग्रीमेंट में हम एंटर करते हैं तो गुड फेथ से करते हैं। वो गुड फेथ यानी कि हम बोनाफाइड तरीके से कोई भी एक अग्रीमेंट में या फिर कोई भी एक लॉ में एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज जनरल निहिल सर्टम इम्प्लिसिट। ये जो जनरल है उसका मतलब हो गया जनरल, सर्टम यानी कि सर्टेन, इम्प्लिसिट यानी कि इम्प्लाइज, और निहिल यानी कि नथिंग। तो एक जनरल एक्सप्रेशन एक सर्टेन चीज को स्पेसिफाई नहीं कर सकता है। इफ आई से बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो यू कैन नॉट अज्यूम दैट व्हेन आई सेड बर्ड आई मेंट अ pigeon, because birds is a general expression whereas a pigeon is a specific expression। सेम लॉ में भी रूल अप्लाई होता है कि अगर आपने एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है, यानी कि अगर मैंने बोला है कि उसने क्राइम कमिट किया है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने मर्डर किया है, क्योंकि क्राइम इज अ जनरल एक्सप्रेशन whereas a murder is a specific expression। अब जो है हम बात करते हैं टॉर्ट्स की। तो टॉर्ट्स में सबसे पहला जो है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। यहाँ पे जो वॉलंटरी का मतलब है वो है वॉलंटरीली, और ये इंजुरिया का मतलब है इंजुरी। यानी कि अगर आप एक रेसलिंग मैच में एंटर करते हैं, जब आप उस रेसलिंग मैच में एंटर कर रहे हैं तो आप वॉलंटरीली कंसेंट दे रहे हैं कि अगर उस मैच के दौरान आपको डैमेज हुआ या फिर आपको इंजरी हुई तो उसके लिए कोई और लायबल नहीं होगा।
इसका सिंपल मतलब ये कि आप एक रिस्क के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं। तो अगर कंसेंट देने के बाद उस रिस्क के वजह से आपको इंजरी होती है तो उसके लिए कोई और लायबल नहीं रहेगा। मतलब नो इंजरी कैन बी डन टू समवन हु हैज कंसेंटेड। नेक्स्ट है उबी जस रेमिडियम। जस माने के लॉ एंड रेमिडियम माने के रेमिडी। तो जहां पे लॉ है वहां पे रेमिडी है। यहाँ ये हमने एक और मैक्सिम देखा था, लेक्स डेबिट रेमिडियम। ये सेम उसी का वर्जन है, डिफरेंट लैटिन टर्म्स बट सेम मीनिंग। अब ये जो है वो दो आप साथ में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजात एंड इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजात। इसमें ये जो इग्नोरेंशिया का है ना, उसका मतलब है इग्नोरेंस, ज्यूरिस का मतलब हो गया लॉ और फेसिट का मतलब हो गया फैक्ट। यानी कि अगर आपको लॉ नहीं मालूम तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन अगर आप फैक्ट से इग्नोरेंट है तो वो एक एक्सक्यूज है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके ऊपर जो है मर्डर का चार्ज लगाया गया है। आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मर्डर करना एक क्राइम है। तो क्या आपने ये स्टेटमेंट देना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ यानी कि मुझे नहीं मालूम था मर्डर करना एक क्राइम है, एक्सक्यूज हो सकता है? नहीं, बिकॉज एज अ सिटीजन एंड एज अ पर्सन यू आर लिविंग इन इंडिया, इट इज एक्सपेक्टेड एंड इट इज नोटेड, इट इज अज्यूम्ड कि आपको इंडिया के लॉज जो है वो मालूम रहेंगे। बट जो फैक्ट है वो एक्सक्यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए शूटिंग करने, आपने एक रैबिट को देखा। वो जो रैबिट है वो एक ट्री के पीछे जाके छुप गया। आपने उस रैबिट पे निशाना लगाया, बट अनफॉर्चुनेटली वो रैबिट जो ट्री के पीछे छुपा था वो तो भाग गया, बट उसके पीछे एक इंसान था, उसको गोली लग गई। तो यहाँ पे आपको फैक्ट कि वहां उस ट्री के पीछे एक इंसान भी है वो नहीं मालूम था। तो क्या वो कोर्ट कंसिडर करेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड। ये दो कॉन्सेप्ट्स सिमिलर जाते हैं, आपको समझने में इजी रहेगा, इसलिए वी रीड इट टुगेदर। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का सबसे पहला है रेस इप्सा लॉकिटर, यानी कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके दो और मैक्सिम्स है, वो देख लीजिए। पहला है प्राइमा फेसी और दूसरा है इप्सो फैक्टो। इन तीनों का मतलब सिमिलर रहता है कि आपने जो देखा जैसे चीजें हैं वो खुद के लिए बोलती हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप एक मर्डर सीन में जाते हैं, आपने मर्डरर को देखा या एक इंसान को देखा हाथ में चाकू पकड़े हुए। वो जो चाकू है वो मर्डर वेपन है और उसी से विक्टिम का जो है मर्डर किया गया है। वो चाकू के ऊपर जो पर्सन खड़ा है उसके फिंगरप्रिंट्स है, वो जो पर्सन है उसके बॉडी के ऊपर विक्टिम के ब्लड के ट्रेसेस जो चाकू मारने से उड़ के आए हैं वो भी है। एंड व्हेन यू आर आस्किंग दैट पर्सन, ही इज साइलेंट अबाउट एवरीथिंग। तो इसमें ये जो पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसका मतलब क्या हुआ? ये जो चीज है, जो थिंग्स विच आर क्रिएटेड, दे स्पीक फॉर इटसेल्फ कि वो जो पर्सन है जिसने स्टैप किया इस पर्सन को, वही कल्प्रिट है। तो जो आपको दिख रहा है उससे आप एक अजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं और उस अजम्पशन को आप बहुत ही इजीली प्रूव कर देते हैं। उसका मतलब हुआ रेस इप्सा लॉकिटर। नेक्स्ट जो है वो है एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया। तो यहाँ पे ये जो मेंस रिया है उसका मतलब होता है क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि एक क्राइम करने के पीछे जो इंटेंशन है वो भी क्रिमिनल होना चाहिए। नीसी तो मतलब हो गया नॉट, या फिर यू कैन रिलेट इट विथ हियर डज नॉट। एक्टस यानी कि एक्ट। तो इस पूरे मैक्सिम का मतलब हुआ कि अगर आप एक क्राइम कमिट कर रहे हैं बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, तो दैट डज नॉट मेक यू गिल्टी। यानी कि एक क्राइम करने के लिए जितना ही गिल्टी एक्ट इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपका गिल्टी माइंड इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक्टस नॉन फेसिट रियम है उसके दो और रिलेटेड मैक्सिम्स है वो हम देख लेते हैं। पहला तो है एक्टस रियस, जैसे मैंने आपको बोला था गिल्टी डीड। यहाँ पे ऐसा लिखा है गिल्टी डीड के साथ साथ क्रिमिनल इंटेंशन भी गिल्टी होना चाहिए। तो वो जो गिल्टी डीड है उसको हम बोलते हैं एक्टस रियस, और जो क्रिमिनल इंटेंशन है उसको हम बोलेंगे मेंस रिया। तो एक्टस रियस
plus mens rea is a crime. If not, they are not a crime. दूसरा है हमारा डॉली इनकेपेक्स. डॉली, यहाँ पे जो डॉली का मतलब है ना, उसका मतलब होता है माइनर, और इनकेपेक्स यानी कि इनकेपेबल. एक माइनर है वो एक क्राइम करने के लिए इनकेपेबल है. इसका मतलब क्या कि जो माइनर के पास इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन, मैंने आपको बोला था जरूरी है एक एक्ट को क्राइम बनाने के लिए. एक माइनर के पास वो क्रिमिनल इंटेंशन हो ही नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि सबसे पहली बात वो जो कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है वो गिल्टी है. दूसरा, वो जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो भी उसको नहीं पता है. इसके लिए अ पर्सन हु इज बिलो 7 years of age does not have the mental capacity to have a criminal intention. Hence हम ये यूज करते हैं डोली इनकेपेक्स. दूसरा है फ्रॉसेस्ट सिलेर फ्रॉडम. देखिए, सिलेर का मतलब हो गया कंसील करना, और फ्रॉड और फ्रॉडम का मतलब हो गया फ्रॉड. एक फ्रॉड को कंसील करना भी एक फ्रॉड है. अगर आप एक बैंक मैनेजर हैं, आपको पता चला कि आपके जो बैंक है उसमें चोरी हुई है, ठीक है, और किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है. वो चोरी करने वाला जो था वो आपका दोस्त था, तो आपने जो है ये बात किसी को बताई नहीं, तो आपने वो फ्रॉड को छुपाया. तो जी हाँ, आप भी इक्वली लायबल होंगे, क्योंकि एक फ्रॉड को छुपाना इज इटसेल्फ अ फ्रॉड. मेंस रिया तो मैं आपको बता चुकी हूँ. गिल्टी आपका जो माइंड होता है उसको मेंस रिया बोलते हैं. देखिए, ये दो और फटाफट देख लेते हैं, फिर हमारा आज का जो सेशन है वो वाइंड अप करते हैं. एक्टरी इनकम विद ऑनस प्रोबेंडी. ओनस यानी कि बर्डन, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको आप बोलते हैं ओनस. जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ पे लाई करता है. एक सूट में आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आपके भाई का मर्डर किया है सी ने. आप तो हो गए प्लेंटिफ, राइट? तो यहाँ पे जो है आपको प्रूफ करना है कि जो सामने वाला बंदा है वो लायबल है, यानी कि वो मर्डरर है. ये प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी. एक सिविल सूट में भी अगर आप ऐसा क्लेम करते हैं कि आपके जो प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास हुआ है, तो प्रूफ करने का जो बर्डन है वो आप पे है कि हाँ, जो सामने वाला डिफेंडेंट है वो ट्रेसपास करके आपकी प्रॉपर्टी में आया था. लास्ट इज क्वी पेसेट एब्रियस लुएट सोब्रियस. आई थिंक ये सबको जानने की काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि who does wrong when drunk must be punished when sober. यानी कि अगर आप ड्रंक है, आप अपने सेंसेस में नहीं है, और आप आपकी गाड़ी से किसी को ठोक देते हैं और आपके ऊपर केस होता है, आप लॉ में जाके ऐसा बोलते हैं कि सिंस मैं ड्रंक था मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए. The court will not accept this because of the maxim which says that if you are drunk, you must be punished when you are sober. इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ. अगर ड्रिंक करके हम जो भी क्राइम कर रहे हैं उसको हम एक्सेप्शन में डालने लग गए, तो हर एक बंदे के लिए ये एक्सक्यूज हो जाएगा क्राइम कमिट करने का. दैट पर्सन विल कंज्यूम अल्कोहल, कमिट अ क्राइम एंड देन टेक दिस एज ए एक्सक्यूज कि सिंस आई वाज ड्रंक आई शुड नॉट बी पनिश्ड. इसीलिए ऐसे कल्प्रिट्स को जो ये क्राइम ना कमिट करे, उनके लिए एक लूपहोल ना हो, उससे बचाने के लिए हमने ये जो है वो मैक्सिम प्लेस में लाया. So that's it for today, guys. We are done with our maxim session. We'll soon meet on our next class. If you liked my video, give it a thumbs up. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो. बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं. You will miss that out. So yeah, bye bye guys.